चैप्टर नंबर 9 इन्वेस्टर सर्विस। देखो, बात करते हैं एनएफओ के प्रोसेस की। तो कोई भी एएमसी जो है एनएफओ लेके आता है, न्यू फंड ऑफर, है ना। एनएफओ का मतलब क्या हो गया, कोई स्कीम आती है तो उसके लिए एनएफओ लाना पड़ता है, तो न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर। तो उसका क्या होता है, देखो प्रोसेस। एएमसी डिसाइड करती है किसी स्कीम के बारे में, इनपुट्स फ्रॉम सीआईओ सीएमओ। तो जब सीआईओ सीएमओ से इनपुट्स मिलता है उसके बाद एक एएमसी जो होती है, कैन हैव ओनली वन फंड फ्रॉम द कैटेगरी। एक फंड से केवल एक ही कैटेगरी का हो सकता है, मतलब एक कैटेगरी से एक ही फंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक कैटेगरी से दो फंड ले आए। एक्सेप्शन सेक्टरल और थीमेटिक फंड, क्योंकि ये मल्टीपल फंड्स हैं, इनके अंदर खूब सारे सेक्टर फंड जो होते हैं, इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। थीमेटिक फंड में भी बहुत सारे अलग अलग थीम्स हो सकते हैं, तो ये फंड अलग अलग निकाल सकते हैं, जबकि बाकी के जो होते हैं उसमें एक फंड में, एक कैटेगरी में एक ही फंड होना चाहिए। एमसी प्रिपेयर द SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। दिस नीड्स टू बी अप्रूव फ्रॉम ट्रस्टी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एएमसी। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टी से उसको अप्रूव कराना पड़ता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता है, सेबी के पास फाइल किया जाता है। इम्प्लीमेंट्स बाय द ऑब्जर्वेशन बाय सेबी के द्वारा ऑब्जर्वेशन में रखकर आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द ट्रस्टी एंड द सेम कैन बी टेकन टू द मार्केट। ठीक है, तो उसके बाद में ट्रस्टीज अप्रूवल करके उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। Scheme reopening date from which a scheme is available for purchase or redemption for the investor. This is not applicable for the close ended fund। मतलब कि एक रीओपनिंग डेट डिसाइड कर दिया जाता है जब से वो परचेज और रीपर्चेज के लिए, रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टर के पास अवेलेबल हो जाता है। रीनेमिंग द डिविडेंड ऑप्शन, IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल पे आउट एंड IDCW इन री इन्वेस्टमेंट। वैन यू ऑप्ट फॉर IDCW री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जब कभी आप IDCW का री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय यू गोज अप। तो जो क्या होता है कि आपको यूनिट्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज एवरी टाइम डिविडेंड्स आर डिक्लेयर द सेम अमाउंट री इन्वेस्टेड बैक। जो एवरी टाइम जो आपको पैसा मिलेगा वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है। एड टू द फंड एट द न्यू NAV। उस न्यू NAV को बोलते हैं, जो डिविडेंड के समय मिला उसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक्स डिविडेंड है। IDCW डिविडेंड इज पेड as a% to the face value। 50% dividend would mean 5 रुपये per unit, and this would mean 50% of 10 rupees। The NAV of the fund goes down to an extent of dividend amount when the dividends are declared। NAV of the fund, ऐसे में क्या होता है कि फंड की NAV go down, नीचे चली जाती है, to an extent of dividend amount when the dividends are declared। इफ़ द NAV इज 100 रुपये, अगर मान लो NAV 100 रुपये की NAV है, द फंड डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 100%। अगर मान लो NAV 100 रुपये की, तो फंड डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 100%, दैट मीन्स 100% ऑफ 10 रुपीज़। NAV 100 रुपये की, अगर फंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 100% के ऊपर डिक्लेयर कर देता है, तो 100% हो जाएगा 10 का। द NAV ऑफ फंड वुड गो डाउन टू द 90 वंस द डिविडेंड इज पेड आउट। मतलब कि अब तब डिविडेंड दे दिया जाता है, तो वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड टिल इट इज़ नॉट पे, जब तक, अच्छा मान लो डिक्लेयर कर दिया और पेड नहीं किया, तो NAV इज कॉल्ड कम डिविडेंड। एन एग्जाम्पल ऑफ 100 रुपी इज कम डिविडेंड हो गया। NAV ऑफ 90 रुपी पोस्ट डिविडेंड डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एक्स डिविडेंड। डिविडेंड देने के बाद 10 रुपये कम हो गया तो उसको बोलेंगे एक्स डिविडेंड, और डिविडेंड डिक्लेयर होने पर उसको बोलेंगे कम डिविडेंड। अब बात करते हैं अपन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल एडल्ट दैट ग्रेटर देन 18 ईयर्स, अ म्यूचुअल फंड कैन हैव 3 जॉइंट होल्डर। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एडल्ट ग्रेटर देन 18 ईयर्स, अ म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन कैन हैव 3 जॉइंट होल्डर्स। ठीक है, इसके 3 जॉइंट होल्डर होंगे। वंस द फोलियो इज क्रिएटेड, जॉइंट होल्डर कैन नाइदर बी एडेड और डिलीटेड। एक बार जो ये फोलियो क्रिएट हो गया तो ना ऐड हो सकता है ना डिलीट हो सकता है, अनलेस डेथ ऑफ द जॉइंट होल्डर, जब तक कि कोई एक चला नहीं जाए। रिडम्पशन, डिविडेंड एंड टैक्स बेनिफिट ATC विल गो टू द फर्स्ट होल्डर।
तो रिडेम्पशन और डिविडेंड और टैक्स वगैरह वो सब वो फर्स्ट होल्डर के पास जाएगा. नो TDS एप्लीकेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय द रेजिडेंट इन्वेस्टर. कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, यूनिट्स बाय रेजिडेंट इन्वेस्टर. इन्वेस्टमेंट डन बाय माइनर, अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट डन थ्रू गार्जियन. इन्वेस्टमेंट डन इन द नेम ऑफ माइनर कैन नॉट हैव जॉइंट होल्डर. पैन एंड KYC ऑफ द गार्जियन इज डन इन केस ऑफ माइनर इन्वेस्टमेंट. अगर माइनर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पैन और KYC की जरूरत पड़ती है. एज प्रूफ ऑफ द माइनर इज टू बी सबमिटेड, और एज प्रूफ के लिए माइनर का जरूरत पड़ता है. वन माइनर अटेंस द मैच्योरिटी 18 ईयर ही वुड रिप्लेस गार्जियन. 18 साल के बाद में जो है वो मैच्योरिटी होने पर वो गार्जियन को रिप्लेस कर देगा. Once attaining the maturity, fresh KYC, pen and signature attest by the banks to be updated in the folio till the folio accounts would be frozen. Payment for minor investment could come from the bank account of minor parents or legal guardian or joint account of the minor the parents legal guardian. तो उसके पेरेंट्स से वो पैसा जो उसके इन्वेस्टेड होगा. A mutual fund can be operated by power of attorney. अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है, किसी को कर रखा है, तो उसके द्वारा भी हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं. बोथ POA होल्डर एंड इश्यूअर शुड कंप्लाई विद द पैन एंड KYC रिक्वायरमेंट टू द सेम टू द AMC. ठीक है, ऐसे में क्या होता है, POA होल्डर एंड इश्यूअर जो होता है वो पैन और KYC को जमा कराना पड़ता है. द गारंटर ऑफ द POA मतलब the guarantor of the POA original investor can continue to operate even after giving POA. The POA holder can conduct all mutual funds transaction except changing the nomination. The guarantor of the POA can continue to operate even after giving POA. The POA holder can conduct all mutual fund transactions except changing the nomination. The guarantor of POA मतलब original investor can continue to operate even after giving POA. The POA holder can conduct all mutual fund transaction except changing the nomination. ठीक है, बस केवल उसके पास क्या है, वो नॉमिनेशन चेंज कर सकता है. बात करते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आर डन इन द नेम ऑफ कर्ता को ना, जो हेड ऑफ द जो रहेगा फैमिली के अंदर कर्ता, इन्वेस्टमेंट उसी के द्वारा डन किया जाएगा. अगेंस्ट द नेम ऑफ द कर्ता HUF इज एडेड टू इंडिकेट फैमिली इन्वेस्टमेंट. HUF is added to the indicate family investment. All category of non-individual investors are allowed to invest in Indian mutual funds only. ठीक है, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं दैट आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स, दूसरों में उसको अलाउ नहीं कर सकते. नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिंग इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स, जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है NRI, वो भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है. NRI कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. NRI केवल और केवल अपने इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है. इन्वेस्टमेंट कैन बी डन थ्रू 2 टाइप. ये केवल 2 तरीके से जो होते हैं डन हो सकते हैं. एक होता है NRO, एक होता है NRE. NRO बोले तो अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, NRE बोले तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल. NRO नॉन रेजिडेंट अकाउंट ऑफ NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स. जैसे अब NRE के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज NRE? NRE अकाउंट मतलब हो गया, NRE accounts are meant for transfer of fund earned in foreign currency outside India. NRE accounts are meant for transfer of fund earned in foreign currency outside India. Investment into mutual fund can be made using NRE account and money can be transferred back at redemption. मतलब NRE जो है नॉन रेजिडेंट और एक्सटर्नल ट्रांसफर ऑफ फंड अर्न इन फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया, वो जो पैसा कमाएगा वो फॉरेन करेंसी के अंदर अर्न करेगा. इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड कैन बी मेड यूजिंग NRE अकाउंट. मनी कैन बी ट्रांसफर्ड बैक एट रिडम्पशन. NRO अकाउंट्स आर मींट फॉर इनकम अर्न इन इंडियन रुपीज़ अकाउंट. NRO है तो वो इंडियन रुपी अकाउंट में अर्न करेगा, और NRE है तो वो किस में अर्न करेगा, फॉरेन करेंसी के अंदर. द रिडम्पशन प्रोसीड आर नॉट नॉन रिपैट्रिएबल, जबकि इसमें क्या होता है, दैट इज दैट ट्रांसफर बैक repatriate at redemption. If the investment done via NRO account, in such case redemption proceed would also be transferred to the NRO account. अगर NRO account से अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो NRO account में जाएगा. It cannot be transferred to the NRE account, वो NRE account में नहीं जाएगा.
FCNR अकाउंट्स क्या होता है? तो FCNR अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर पेमेंट रीमिटेड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, FCNR अकाउंट क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? तो पेमेंट जो है वो रीमिट करा सकते हैं अब्रॉड से। FIRC यूज्ड एज प्रूफ, और उसके लिए FIRC जो है आपको प्रूफ देना पड़ता है। NRI आर सब्जेक्ट टू टैक्स रिडक्शन सोर्स TDS। तो TDS एक टैक्स लगता है, अपने को पता है। ठीक है, 5,000 का डिविडेंड भी, अगर 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड होता है तो 10% का TDS भी कई बार लग जाता है। NRI आर सब्जेक्ट टू TDS वाइल रिडीमिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से अगर पैसा लेगा तो TDS पैसा उसका कटता है। FIIs यूज नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ FIIS, जो FIIS है, that use non-resident rupees account for investment in India. Foreign investor referred as qualified foreign investor QFI are allowed to invest in India. मैं बात करूँ फॉरेन इन्वेस्टर की, तो फॉरेन इन्वेस्टर रेफर्ड एज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर QFI। फॉरेन इन्वेस्टर आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो QFI होना चाहिए। QFI मतलब क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर होना चाहिए, कि वो पता चले फ्रॉड नहीं कर रहे हो। NRI एंड QFI प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, किसमें? अंडर फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अकॉर्डिंग इनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है NRI और QFI, क्वालिफाइड अगर है तो, जैसे अभी अपन डिस्कस भी किया था। और एंड CRS, फटका और CRS के अकॉर्डिंग। CRS बोले तो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। द इंफॉर्मेशन collected under FATCA is shared with the International Tax Authority, US Internal Revenue Service, foreign government, or to the Income Tax Authority. Following details are collected: place of birth, country of citizenship, nationality, क्या इज इन्वर्टर टैक्स रेजिडेंसी, क्या वो टैक्स पे करता है, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, नेशनलिटी अदर देन इंडिया। अगर इफ यस इंडिकेट ऑल कंट्रीज वेयर इन्वेस्ट टैक्स रेजिडेंट एसोसिएट टैक्स ID नंबर, क्या क्या उसकी टैक्स ID नंबर, सब चीज़ को बतानी पड़ेगी अकॉर्डिंग। बैंक अकाउंट डिटेल की बात करें सबसे पहले अपन तो, मैंडेटरी टू प्रोवाइड, मैंडेटरी ये कंपल्सरी मैंडेटरी है। ठीक है, टू प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस, अकाउंट नंबर, टाइप, MICR, IFSC डिटेल टू बी प्रोवाइडेड। बैंक अकाउंट डिटेल्स में ये सब चीज़ देनी पड़ेगी आपको। वन इंडिविजुअल कैन ऐड अप टू 5 बैंक अकाउंट। एक इंडिविजुअल कितने बैंक अकाउंट जोड़ सकता है? 5। अगर सिंगल फोलियो के अंदर वन इंडिविजुअल, और जो नॉन इंडिविजुअल है दैट कैन ऐड अप टू 10 बैंक अकाउंट्स। इंडिविजुअल 5 जोड़ सकता है, नॉन इंडिविजुअल 10 जोड़ सकता है। While opting for holding units in Demat account, bank details provided in the application form should match the details of the bank account that is linked to the Demat account. अगर वो अपने होल्डिंग्स जो है डिमेट अकाउंट में अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो बैंक डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स एप्लीकेशन में दे रखी है वो मैच करनी चाहिए डिमेट अकाउंट से। इफ़ यू लिंकिंग, अगर आप देख रहे हो तो, टू गेट रिडम्पशन क्रेडिट टू डिफरेंट बैंक अकाउंट अदर देन वन यू प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक कैंसल चेक, है ना। अगर आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसे जो है रिडेम्पशन चाहिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा? एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड कैंसल चेक। म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन क्या है? कैन हैव नॉमिनेशन। म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन जो है वो इनमें नॉमिनेशन भी होते हैं। कितना नॉमिनेशन होते हैं? तो 3 नॉमिनेशन आर अलाउ एंड इन्वेस्टमेंट अलोकेशन कुड बी अमंग द नॉमिनेशन। सिंगल होल्डर फोलियो मस्ट हैव नॉमिनेशन। अगर सिंगल होल्डर पोर्टफोलियो तो भी नॉमिनेशन तो जरूरी कंपलसरी है। इफ देर इज नो टेंशन टू नॉमिनेट देन अ सेपरेट डिक्लेरेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अगर देर इज नो इंटेंशन टू नॉमिनेट, अगर आपको नॉमिनेट इंटेंशन नहीं है कि आपको नॉमिनेट कैसे करना है, देन आपको एक सेपरेट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एन इन्वेस्टर कैन होल्ड मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड इन अ सिंगल फोलियो। एक सिंगल फोलियो के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एक होल्ड कर सकता है। अब पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट क्या रहेगा? मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फ्रॉम AMC वेबसाइट। अगर वो AMC वेबसाइट से भी अगर करना चाहता है तो भी
कर सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड वाया ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड। ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेथड जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे चेक हो गया, डीडी हो गया एज वेल। डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जैसे आजकल क्या क्या हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, डेबिट कार्ड, स्विफ्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। ये सब भी क्या डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है, ये सब अलाउ है। कैन सेट अप द ईसीएस मैंडेट यूजिंग एनएसीएच मैंडेट, है ना। ईसीएस मैंडेट जो आपको करना पड़ेगा एनएसीएच मैंडेट यूज़ करके। वन कैन इन्वेस्ट इन एनएफओ यूजिंग असबा, मतलब अगर कोई एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, एसबा, एसबा बोले तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ठीक है। वन कैन इन्वेस्ट इन एनएफओ यूजिंग एसबा वेयर आर फंड्स आर ब्लॉक इन इन्वेस्टर सेविंग अकाउंट। तो उसमें क्या होता है कि जो फंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है इन्वेस्टर सेविंग अकाउंट के अंदर, एंड द मनी इज डिडक्टेड व्हेन द यूनिट्स आर अलॉटेड। और मनी तब डिडक्ट होते हैं जब यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऐसी ऐसी एप्लीकेशन दैट सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट। एक इन्वेस्टर है दैट कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यूजिंग कैश अप टू 50,000 पर एनम पर एमसी। पैन कार्ड एंड केवाईसी इज कंपलसरी एंड डिविडेंड एंड और रिडम्पशन पे आउट इज डन वाया बैंक अकाउंट ओनली। अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, तो उसको पैन और केवाईसी चाहिए, और रिडम्पशन होगा या डिविडेंड्स होगा तो भी वो बैंक अकाउंट में ही आएगा। एंड वन कैन इन्वेस्ट यूजिंग ई वॉलेट। अगर कोई ई वॉलेट से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैक्सिमम लिमिट इज़ 50,000 पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर। तो उसमें भी लिमिट है कि 50,000 सालाना जमा करा सकता है। बट द ई वॉलेट शुडंट हैव बीन लोडेड विद क्रेडिट कार्ड और कैशबैक फॉर इन्वेस्टिंग। और इसमें भी ई वॉलेट शुड नॉट हैव बीन लोडेड विद क्रेडिट कार्ड्स और कैशबैक फॉर इन्वेस्टिंग। पेमेंट मोड्स फॉर एसआईपी, पोस्ट डेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर। Payment mode for SIP, post dated check, electronic clearance service and standing instruction for direct transfer. Payment modes for SIP, post dated check, electronic clearance service and standing instruction for direct transfer. Third party payment. The general rule is third party payment are not accepted in mutual fund investment. If the investment are via joint account, first holder in the mutual fund scheme should be one of the joint holder of the bank account. There are some expansion to the third party payment rule. थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है? द जनरल रूल इज द थर्ड पार्टी पेमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर वाया जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट अकाउंट से अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो फर्स्ट होल्डर इन द म्यूचुअल फंड स्कीम शुड बी वन ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक अकाउंट। तो वो फर्स्ट होल्डर का जो बैंक म्यूचुअल फंड फर्स्ट होल्डर होगा उसी से ही पैसा इन्वेस्ट होगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द थर्ड पार्टी पेमेंट रूल। तो थर्ड पार्टी से कोई ना कोई कुछ एक्सेप्शन होता है। पेरेंट्स, गार्जियन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटेड पैरिटीज। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटेड पार्टी इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अप टू 50,000। 50,000 तक वो पैसा जो है सालाना जमा करा सकते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटेड पार्टीज़ है इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ में। एम्प्लॉयर इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयीज एज अ पार्ट ऑफ पेरोल। Employer investing on behalf of employee as a part of payroll. AMC investing on behalf of its distributor in the lieu of commission. AMC investing, अगर AMC investing on behalf of its distributor in lieu of commission. In case of redemption निकाल दे, इसमें डिफॉल्ट मोड ऑफ पेमेंट इज ऑनलाइन ट्रांसफ़र। पैसा जब रिडीम करना तो केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र इसका एक मेथड रहेगा। IAF इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी, ये किसके लिए अलाउ है? तो इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी अलाउ फॉर लिक्विड फंड्स के लिए। द मनी वुड बी क्रेडिट टू द इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट फॉर द सेम। द लिमिट इज 50,000 और 90% ऑफ द फंड विच एवर इज लोअर। तो इसमें लिमिट कितनी है? 50,000। 90% ऑफ द फंड जो भी कम हो इसमें ये अलाउ होता है IAF। एप्लीकेशन फॉर्म इज यूज फॉर फ्रेश परचेज वेयर ट्रांजेक्शन स्लिप इज यूज फॉर एडिशनल परचेज। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म को यूज़ किया जाता है फॉर फ्रेश परचेज के लिए, वेयर ट्रांजेक्शन स्लिप इज यूज्ड फॉर एडिशनल परचेज। तो एडिशनल परचेज के लिए ट्रांजेक्शन स्लिप यूज़ की जाती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडिशनल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए फ्रेश के लिए,
ट्रांजैक्शन स्लिप चाहिए एडिशन के लिए। केवाईसी इज इसेंशियल, केवाईसी बहुत नेसेसरी है, केवाईसी इसेंशियल है फॉर ऑल म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। पैन एंड एड्रेस प्रूफ टू बी सबमिटेड। पैन इज मैंडेटरी, पैन तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, पैन तो चाहिए चाहिए। तो पैन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, सारे इन्वेस्टर्स के लिए। एक्सेप्शन माइक्रो एस आई पी, एनुअल इन्वेस्टमेंट इन एस आई पी, और लमसम लेस देन 50,000, अगर लमसम भी करना है तो 50,000 से कम के लिए। Micro SIP exemption from PAN is applicable only for individual proprietor NRI including minor investor, not applicable for HUF and other नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। बिना पेन के भी जो है वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट। स्टिल विल हैव टू कंप्लीट KYC PAKRN PAN एक्सेप्ट KYC रेफरेंस नंबर विथ वैलिड ID एंड एड्रेस प्रूफ। स्टिल वी विल हैव टू कंप्लीट, फिर भी अपने को KYC तो पूरी करनी है। PEKRN मतलब पैन एक्सेप्ट KYC रेफरेंस नंबर। पैन एक्सेप्ट KYC रेफरेंस नंबर ये क्या है? फुल फॉर्म है PEKRN की। सेंट्रलाइज KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, सेंट्रलाइज KYC प्रोसेस डन बाय KRA। KRA मतलब बोले तो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। इंटरमीडियरी शुड परफॉर्म द इन पर्सन वेरिफिकेशन IPV, इन पर्सन वेरिफिकेशन। इसमें इंटरमीडियरी जो थी ना वो परफॉर्म करता है IPV के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथोराइज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू परफॉर्म सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। दिस इंक्लूड रिसीविंग, स्टोरिंग, सेफगार्डिंग एंड रिट्रीविंग KYC रिकॉर्ड्स। E-KYC by UDI is also accepted as a valid KYC। E-KYC भी वैलिड माना जाता है। अब बात करते हैं स्विच ऑप्शन की। स्विच ऑप्शन का मतलब क्या हो गया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP है मान लो, that help investor to invest regularly on a fixed date. Since mutual fund units are purchased at a different market level, SIP offer the benefit of rupee cost averaging। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हेल्प इन्वेस्टर क्या हेल्प करती है कि ये रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स डेट के ऊपर जमा हो जाता है। सिंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर परचेज एट डिफरेंट मार्केट लेवल, SIP ऑफर द बेनिफिट ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। SIP ऑफर करती है कि आपको एक एवरेज का रूपी कॉस्ट मिल जाता है। एप्लीकेबल NAV फॉर SIP इज NAV ऑन इंस्टॉलमेंट डेट। एप्लीकेबल NAV फॉर SIP इज NAV ऑन इंस्टॉलमेंट डेट। जिस दिन अपन पैसा जमा करेंगे उस दिन की NAV मिल जाती है। सम AMC आल्सो ऑफर टॉप अप SIP। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ AMC होती है वो टॉप अप SIP भी करती है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज यूज्ड फॉर सिस्टमेटिकली विड्रॉ मनी फ्रॉम स्टिपुलेटेड स्कीम आइदर टू बुक पीरियडिक प्रॉफिट और टू जनरेट रेगुलर इनकम। तो SWP क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान दैट इज यूज्ड to systematically withdraw money from a stipulated scheme either to book periodic profit to generate regular income। सिस्टमेटिक विड्रॉ मनी, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में क्या होता है? एक फिक्स पीरियड इनकम के अंदर पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब क्या होता है? जो पीरियडिक बुक हो वो रेगुलर इनकम की तरह बाहर आ जाता है। STP के अंदर क्या होगा? दैट हेल्प्स इन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स इन स्कीम एंड इन्वेस्टमेंट इनटू डेस्टिनेशन स्कीम। STP कुड बी कंसिडर एज कॉम्बिनेशन ऑफ SWP एंड SIP। तो ये जो STP है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ये आपका SIP और SWP का कॉम्बिनेशन है। Asset switch is sale and repurchase transaction roll into one। A switch is sale and repurchase transaction roll into one। Switch is carried out by RNT agent in investors records। Switch is carried out by RNT agents। स्विच सेल होता है और रीपरचेज होता है। स्विच इज कैरिड आउट बाय RNT एजेंट इन इन्वेस्टर रिकॉर्ड। RNT एजेंट्स के द्वारा इसको इनिशियली रिकॉर्ड्स किया जाता है। ट्रिगर ट्रांजेक्शन कैन बी यूज टू स्विच इन एंड आउट ऑफ द इक्विटी बेस्ड ऑन द मार्केट मूवमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स के ट्रिगर ट्रांजेक्शन बोलते हैं किसको? स्विच इन एंड आउट को। कई बार पूछ लेते क्वेश्चन, ट्रिगर ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड्स कैन बी प्लेज फॉर बोरोइंग फंड्स
तो म्यूचुअल फंड्स क्या प्लेस भी कर सकते हैं बोरोइंग फंड्स के लिए, बोरो करके फंड्स के। इफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैव लॉक इन पीरियड्स, सच लॉक इन पीरियड शुड हैव बीन completed while the units are being pledged. चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 क्या है? रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। फंड के बारे में बताना है कि उसका रिस्क रिटर्न जो है, परफॉर्मेंस क्या रहेगा फंड का। ठीक है, उसके बाद जनरली डिस्कस करते हैं। 10, 11, 12 तीन चैप्टर अपने पास बचे हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर, इस जो आपकी जो वन लाइनर, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप जुड़े रहिए। देखो आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, जनरल रिस्क क्या हुआ है और स्पेसिफिक रिस्क क्या है। ठीक है, जनरल रिस्क के अंदर दैट इज आल्सो रेफर्ड एज स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक रिस्क, कॉमन रिस्क लाइक जीडीपी स्लोइंग डाउन। ये जनरल रिस्क है कि जीडीपी घट रही है, हायर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, मार्केट क्रैश हुआ, अप्लाइज ऑन एवरी वन यूनिफॉर्मली। ये सब क्या होते हैं? एवरी वन यूनिफॉर्मली आ रहे होते हैं। एग्जाम्पल लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल इन्फ्लेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिस्क के बारे में। दिस रिस्क आर स्पेसिफिक टू द स्कीम। ये कोई स्कीम स्पेसिफिक हो गया, मार्केट से रिलेटेड हो गया। अगर वो थेमेटिक का सेक्टर फंड है तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो अपन चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं अपन, और अपन ने पढ़ा जनरल रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन एनालाइजिंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को एनालाइज करना, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या चीज़ें होती है एक बार ध्यान से देखते हैं अपन। एक बॉटम अप अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है। तीनों के डिफरेंस ध्यान से देखेंगे अपन। एक सवाल यहाँ से बनता ही बनता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इवोल्यूट अ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक को इवोल्यूट करने के लिए एक जो अच्छी खासी अपने को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? स्टडी ऑफ ईआईसी। ईआईसी बोले तो इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस। ईआईसी क्या होती है? इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस। अगर ये तीन ईआईसी की स्टडी कर ली, इकोनॉमी की स्टडी कर ली, किसी इंडस्ट्री की स्टडी कर ली, उसकी कंपनी की स्टडी कर ली, तो वो हो गया अपने पास फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, कितना अच्छे से समझा रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि स्टडी स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी, हम सबसे पहले इकोनॉमी को समझते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, फिर इंडस्ट्री को समझेंगे, फिर कंपनी को समझेंगे। अगर ये अपन बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो इसमें अपन स्टडी करते हैं कंपनी से, मतलब नीचे से पढ़ते हैं, तो पहले कंपनी समझते हैं, फिर उसकी इंडस्ट्री समझते हैं, फिर उसकी इकोनॉमी समझेंगे। तो ये आपका होता है बॉटम अप अप्रोच। और इकोनॉमी से समझेंगे तो टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में ईआईसी को समझना, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी को समझना। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है दैट यूजेस प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक एज प्रीडिक्टिव टूल, है ना। टेक्निकल एनालिसिस क्या यूज़ करता है? प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक एज प्रिडिक्टिव टूल। एक टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, जो है इसको समझते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आगे बात करते हैं अपन पीई रेशो और डिविडेंड और यील्ड क्या होता है। पीई रेशो, डिविडेंड, यील्ड। पीई रेशो क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अर्निंग पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। मतलब पीई रेशो क्या है? शेयर की मार्केट प्राइस क्या है और अर्निंग पर शेयर कितना है, उसको बोलते हैं पीई रेशो। अर्निंग पर शेयर क्या होती है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट मिला अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग, मेरे पास कितने शेयर थे, तो एक शेयर का जो अर्निंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास। दिस रेशो टेल अस, ये जो अर्निंग पर शेयर रेशो होता है, ये क्या बताता है हमें? वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, या तो ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है।
व्हेन कंपेयर टू द पीयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, मतलब मैं अगर उसके साथ वाले से उसको कंपेयर करूँ तो या तो वो अंडर वैल्यू होगा, कम वैल्यू होगी, या उससे ज़्यादा वैल्यू होगी। जैसे इफ स्टॉक्स करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 200 रुपये, ठीक है, मैं बात करूँ अगर करंट मार्केट प्राइस की, तो जैसे 200 रुपये है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना है आपका, 20 रुपये है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर कि अगर मार्केट प्राइस जो है किसी शेयर की 200 रुपये है और अर्निंग पर शेयर मैं मान लेता हूँ 20 रुपये है, तो पी रेशियो कितना हो गया, 200/20, ठीक है। तो जीरो से जीरो काटा, और 2 का डिवाइड 20 में दिया तो आ गया 10, तो 10 क्या हो गया आपका, पी रेशियो हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। पी रेशियो इज 10x, विच मीन इसका मतलब क्या हुआ कि टू अर्न 1 रुपी ऑफ EPS द इन्वेस्टर विल हैव टू इन्वेस्ट 10 रुपी, ठीक है, विच मीन्स अर्निंग पर शेयर, है ना। 1 रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर कमाने के लिए, एक अर्निंग पर शेयर रुपये कमाने के लिए मुझे 10 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और एट प्रेजेंट मार्केट इज पेइंग 10 रुपीज़ टू अर्न 1 व्हेन कंपेयर, है ना, और एट प्रेजेंट मार्केट इज पेइंग 10 रुपीज़ टू अर्न 1, 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे। व्हेन कंपेयर्ड इफ ए स्टॉक पी इज लेस देन द पीयर ग्रुप, अगर किसी का पी रेशो कम है दूसरे पीयर ग्रुप से, इट इज़ कंसिडर टू द अंडर वैल्यू, तो इसका मतलब ये अंडर वैल्यू होगा। एंड इट इज़ कंसिडर टू बी अंडर वैल्यू एंड एक्सपेंसेस, और ज़्यादा खर्चा वाले हुआ व्हेन अ पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ पी इज़ हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल और डिविडेंड यील्ड के बारे में। अब वैल्यू स्टाइल क्या होता है, व्हेन इन्वेस्टर लुक्स फॉर स्टॉक्स, ऐसा स्टॉक्स अगर इन्वेस्टर ढूंढ रहा है विच आर रिलेटिवली अंडर वैल्यूड कंपेयर टू द पीयर ग्रुप, अगर उसके पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर वो क्या अंडर वैल्यू है, वन ऑफ द पैरामीटर टू लुक फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू इज पी रेशियो, तो उसके लिए अपन जो है वो क्या देख सकते हैं, कौन सा पैरामीटर है, तो पी रेशियो है। वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टर सीक लो पी स्टॉक्स, अगर कोई वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टर होगा तो वो क्या करेगा, लो पी स्टॉक्स देखेगा। बात करते हैं ग्रोथ स्टाइल की, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ कंपनी दैट आर लाइकली टू ग्रो मच फास्टर देन द मार्केट इवन थ्रू द स्टॉक्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, मतलब क्या हुआ, ग्रोथ स्टाइल का मतलब है कि ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसे स्टाइल को बोलते हैं ग्रोथ स्टाइल। ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक ऑफ कंपनी, ऐसे कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है दैट आर लाइकली टू ग्रो मच फास्टर देन द मार्केट इवन तो स्टॉक्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, चाहे तो बड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन वो मार्केट के अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा जल्दी ग्रो करता है। इन्वेस्टर प्रेफर कीपिंग दिस स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर क्या प्रेफर करता है, इन्वेस्टर प्रेफर कीपिंग दिस स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, वो चाहता है कि ये पोर्टफोलियो हमारे इसमें रहे, बट इट टेंड्स टू डिक्लाइन मोर इन द टाइम ऑफ मार्केट करेक्शन, ठीक है। अब अगला बात करते हैं डिविडेंड यील्ड, ये क्या होता है डिविडेंड यील्ड आपका, दिस रेशियो, है ना, डिविडेंड्स पे आउट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी एज अ परसेंट ऑफ ईच रुपये इन्वेस्टेड इन द शेयर, जैसे अगर कंपनी ने 5 रुपये डिक्लेयर किए डिविडेंड के रूप में, और करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपये है, तो ऐसे में क्या होगा, डिविडेंड यील्ड कितना मिलेगा, मतलब 5 रुपये डिविडेंड पर शेयर हो गया और मार्केट प्राइस हो गया पर शेयर 100 रुपये, तो डिविडेंड कितना हो गया फील्ड, 5% हो गया, है ना। 100 पे 5 रुपये बेनिफिट मिल रहा है, मतलब 5% का उसको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। हाई डिविडेंड यील्ड, अगर हाई डिविडेंड यील्ड मतलब 5 नहीं, 10 नहीं, 15, 20, 25, अगर इस तरह से है, ड्यू टू हाई पे आउट एंड लो मार्केट रिस्क विच इज़ एन आइडल सिनेरियो, मतलब मार्केट रिस्क तो कम है लेकिन मुझे हाई पे आउट मिल रहा है, हाई डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, तो ये अच्छा है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब हो गया कि जो रिस्क लो तो देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अब बात करूँ मैं PBV, है ना, PBV, तो मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, है ना, प्राइस बुक वैल्यू क्या होती है, तो मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, है ना, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मेजरिंग क्या परफॉर्मेंस है, तो देख लेते हैं एक बार अपन। रिटर्न्स की बात करते हैं अपन, सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न, इफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 ईयर, अगर 1 साल से उसका होल्डिंग पीरियड कम है, इन सच केस
ओनली सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न शुड बी यूज, ऐसे में सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सी ए जी आर का मतलब सी ए जी आर मस्ट बी यूज इफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो सी ए जी आर, 1 साल से कम अगर वो अगर इंटरेस्ट होल्ड करता है अपने तो उसको बोलेंगे सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न। अब रिस्क की बात करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर टोटल रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क, मेजर बोथ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका टोटल रिस्क भी देखता है और पोर्टफोलियो भी देखता है। दैट मेजर बोथ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, दोनों सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक को मेजर करता है। बीटा मेजर्स मार्केट रिस्क। बीटा क्या करता है, मेजर्स मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो बीटा जो होता है दोनों 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 में से कोई एक रिस्क मेजर करता है। बीटा जो है मेजर मार्केट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। शार्प रेशियो मेजर द रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क। शार्प रेशियो क्या है आपका, measured the return generated by the fund after adjusting the risk. Risk adjusted return measure the return generated by the fund after adjusting the risk। तो शार्प रेशो बताता है कि मैंने क्या किया, रिस्क को एडजस्ट करने के बाद, है ना, जो रिटर्न मेजर किया उसको बोलेंगे शार्प रेशो। और ट्रेनर रेशो क्या होता है, मेजर द रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क बीटा। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को के रिस्क को एडजस्ट करने के बाद बताता हूँ तो शार्प रेशो। और अगर ट्रेनर रेशो मतलब सॉरी अगर बीटा को एडजस्ट करने के बाद अगर रिटर्न बात कर रहा हूँ तो वो ट्रेनर रेशो। तो ट्रेनर रेशो बिलोंग्स टू बीटा, शार्प रेशो बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न को समझते हैं। इफ़ यू इन्वेस्ट 10 रुपये ओवर 6 मंथ, अगर हम 10 रुपये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, एन ए वी ऑफ द फंड हैज़ ग्रोन इंटू 12, द फंड हैज़ जनरेट 20%। तो फंड ने 20% का रिटर्न दिया, तो 12 माइनस 10/10, 12 हो गए थे। 10 इन्वेस्ट किया तो 12 में से 10 गया, 2 का फ़ायदा हुआ 10 पे। ठीक है, इन केस डोंट एनुअलाइज इट, मेंशन 40% रिटर्न पर एनम इजंट रिकमेंडेड। तो ऐसे में 40% पर एनम रिटर्न पर एनम इजंट रिकमेंडेड, रिकमेंड नहीं करना चाहिए। सी ए जी आर अभी अपन डिस्कस किया था। सी ए जी आर क्या होता है, तो अगर मान लो 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करता हो तो उसको बोलेंगे सी ए जी आर कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। ठीक है, तो सी ए जी आर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एंडिंग वैल्यू कितनी आई ई वी अपॉन बिगिनिंग वैल्यू कितनी थी, इसको अपन क्या करते हैं रूट एन निकालते हैं और इसको आंसर आने पर -1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है सी ए जी आर परसेंटेज। अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, जेनसन्स अल्फ़ा मेजर द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड ओवर एंड अबव इट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या होता है, जेनसन अल्फ़ा मेजर द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड ओवर एंड अबव इट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जितना एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे शार्प रेशो। शार्प रेशो क्या होता है, शार्प रेशो आर पी माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या रिटर्न आ रहा है उसमें से अगर मैं रिस्क फ्री रिटर्न लेस कर दूं और उसको डिवाइड करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन से तो वो शार्प रेशो आएगा। तो अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था कि शार्प रेशो जो होता है वो ऐसा रिटर्न होता है जो जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को एडजस्ट करने के बाद बात की जाती है। अच्छा, ट्रेनर रेशो बीटा का ट्रेनर रेशो, दिस रेशो इज वेरी सिमिलर टू द शार्प रेशो, इन डिनोमिनेटर वी यूज बीटा इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं, तो ट्रेनर रेशो बीटा पर डिपेंड करता है। अब देखो ट्रैकिंग एरर क्या होता है, tells us the risk relative of an investment portfolio when compared to its benchmark। मतलब कि जब कभी अपन tell us the relative risk of a investment portfolio
व्हेन कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क, तो मतलब बेंचमार्क से जब कंपेयर करते हैं तो जो रिलेटिव रिस्क आता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। जैसे दिस टेल अस हाउ मच इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज डेविएटिंग फ्रॉम द बेंचमार्क, मतलब कि कितना बेंचमार्क से वो डेविएट हुआ, उसको बोलेंगे ट्रैकिंग एरर। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डेट फंड, अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डेट फंड के परफॉर्मेंस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे, तो बॉन्ड्स टोटल रिटर्न कंसिस्ट ऑफ एक्रूअल इनकम, कैपिटल गेन हुआ कि लॉस, हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, हायर द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑफ ए बॉन्ड। फंड मैनेजर अल्टर स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट व्यू। ठीक है। इसके अंदर सेम वही है कि भाई वो कितना एक्रूअल इनकम होता है, कितना उसने टोटल इन्वेस्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको हायर रेट मिलती है। और रिस्क इन डेट फंड, डेट फंड में कौन कौन से रिस्क होते हैं, तो एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। दोनों को ध्यान से समझना। अभी क्रेडिट रिस्क क्या होती है, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके डेट फंड्स में होती है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो रिस्क आता था उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। इसमें क्या होता है, इट इज़ मेजर्ड बाय अ क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो डेट फंड के क्रेडिट एजेंसी देती है इनको रेटिंग। एज क्रेडिट रेटिंग स्टार्ट्स गोइंग डाउन, जैसे जैसे किसी फंड की क्रेडिट रेटिंग डाउन जाती है, इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय दीज फंड इंक्रीज, ये लोग क्या करते हैं अपने फंड के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा देने लग जाते हैं। ए हायर यील्ड डेट फंड वुड इन्वेस्ट इनटू बॉन्ड विथ रिलेटिवली लोअर क्रेडिट रेटिंग एंड जनरेटिंग हाई रिटर्न। ऐसे में क्या होता है, वो हाई रिटर्न देते हैं। जैसे देखिए, अपन यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ग्रेड की। ठीक है। तो ट्रिपल ए है, डबल ए है, ट्रिपल बी है। ऐसे मूडीज़ के अंदर बात करें तो क्रेडिट रेटिंग में ट्रिपल ए, कैपिटल ए स्मॉल, ए स्मॉल, ए कैपिटल, ए स्मॉल, ए बी कैपिटल, ए स्मॉल। देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो एक क्रेडिट रिस्क डाउन हो रहा है, मतलब ऐसे समझ लो ट्रिपल ए सबसे बढ़िया होती है, फिर उसके बाद में बी, ट्रिपल बी, फिर उसके बाद में फिर ट्रिपल सी, और सबसे एंड में आ जाती है डी। ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, सबसे लास्ट में आ जाती है डी। ट्रिपल ए से थोड़ी मतलब ट्रिपल ए के बाद आती है डबल ए, फिर ट्रिपल बी, डबल बी बी, ट्रिपल सी, डबल सी सी। ये क्या होती है, क्रेडिट रिस्क की रेटिंग है। जैसे जैसे आप देखेंगे तो डाउन की तरफ जा रही है। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो इन अ डेट म्यूचुअल फंड स्कीम व्हेन अ फंड मैनेजर बाय अ बॉन्ड, एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जब फंड मैनेजर एक बॉन्ड बाय करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि द बॉन्ड शुड बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, की बॉन्ड को उस मैच्योरिटी तक रखा जाए। द फंड मैनेजर कैन सेल द बॉन्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी इन सेकेंडरी मार्केट। द फंड मैनेजर होता है वो क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है बॉन्ड को बिफोर इट्स मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी होने से पहले सेकेंडरी मार्केट के अंदर। व्हेन द बॉन्ड्स आर इशू, जब बॉन्ड इशू किया जाता है, दे आर इशूड एट स्पेसिफिक फेस वैल्यू, उसका कोई स्पेसिफिक फेस वैल्यू होता है, एंड कूपन रेट, और कूपन रेट होता है, विच रिमेन सेम टिल द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, और वो मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड तक सेम रहता है। बट इंटरेस्टेड इन द मार्केट कैप कीप फ्लक्चुएटिंग एट रेगुलर इंटरवल, और जो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट गोज अप, जब कभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर बढ़ता है, द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज डाउन। इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस होगी बॉन्ड की वो कम हो जाएगी। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट गोज डाउन, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में अगर कम हो जाएगी तो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज अप हो जाएगा। मतलब ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ द फंड इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो मेजर होगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। अब दूसरा पैरामीटर कौन से हैं डेट फंड के लिए, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिडेम्पशन ऑन फंड। म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या करती है, कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन डालती है फ्रॉम इन्वेस्टर रिडीम द फंड ड्यू टू एनी ऑफ द इशू लाइक लिक्विडिटी, ऑपरेशनल और मार्केट फेलियर। तो म्यूचुअल फंड स्कीम क्या करती है, कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इन्वेस्टर रिडीम द फंड। मान लो इन्वेस्टर ने कोई पैसा रिडीम के लिए पैसा मांगा तो ये मना कर देती है, नहीं देती, रेस्ट्रिक्शन डालती है। रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टू एन एक्सटेंड ऑफ 10 वर्किंग डेज इन 90 डे पीरियड, 90 दिन पीरियड के अंदर 10 दिन तक वो एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है।
अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएमसी एंड ट्रस्ट नीड टू बी टेकन बिफोर इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन। उसके लिए अप्रूवल लिया जाता है एएमसी के डायरेक्टर से और ट्रस्टी से। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रिडेम्पशन अप टू 2 लाख रुपए। 2 लाख तक नो रेस्ट्रिक्शन और रिडेम्पशन, 2 लाख तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती। इफ रिडेम्पशन वैल्यू इज मोर देन 2 लाख, अगर 2 लाख से ज़्यादा का रिडेम्पशन है देन रिडीम द फर्स्ट 2 लाख एज द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। स्टार्टिंग की जो 2 लाख की जो होती है वो रिसीव कर ली जाती है। एंड द बैलेंस कैन बी पेड वंस रेस्ट्रिक्शन आर लिफ्टेड, तो बैलेंस उसको पे कर दिया जाता है। Segregation of mutual fund portfolio side pocketing applicable when bond invested by a mutual fund scheme default from its payment or downgrade in a credit rating is called a credit event। मतलब अपन बात करेंगे यहाँ पे applicable, कब applicable है when bonds invested by mutual fund scheme जो है वो default from its payment और downgrade in credit rating is called credit event। मतलब पेमेंट अगर नहीं दे पाता, डिफ़ॉल्ट फ्रॉम इट्स पेमेंट किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, तो ऐसे में उसकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो डाउनग्रेड चली जाती है और इसी को बोलते हैं क्रेडिट इवेंट। द एएमसी कैन क्रिएट ए सेपरेट पोर्टफोलियो। एक एएमसी जो होती है वो अलग सेपरेट पोर्टफोलियो बनाती है बॉन्ड का विच डिफॉल्टेड। The AMC can create a separate portfolio of a bond which defaulted. The segregation should be done from the day of credit event। तो segregation उसी दिन बना लिया जाता है, डन कर लिया जाता है from the day of credit event, credit event के डे से। No redemption और subscription allow in segregated portfolio। segregated portfolio के अंदर कोई redemption और subscription allow नहीं होता, but these unit are listed in stock exchange। लेकिन इन यूनिट्स को लिस्टेड कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। AMC कैनॉट चार्ज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फी। इन इसके ऊपर एएमसी कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या एडवाइजरी फी नहीं लेती है। म्यूचुअल फंड मैनेज मार्केट रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना दैट मैनेज मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड क्या करता है, मैनेज कर सकता है मार्केट रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मनी मार्केट सिक्योरिटी या लार्ज कैप स्टॉक हेल्प्स इन इंश्योरिंग सफिशिएंट लिक्विडिटी। अगर सफिशिएंट लिक्विडिटी की बात करें तो मनी मार्केट या लार्ज कैप स्टॉक जो है वो इंश्योर करते हैं। आगे बात करें तो डेटरिएशन ऑफ क्रेडिट क्वालिटी विल रिजल्ट इन फॉलिंग प्राइस एंड नेट एसेट वैल्यू। तो अगर इस तरह से अपन बात करेंगे डेटरिएशन की, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्वालिटी का डेटरिएशन से क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएंगे, है ना, और एनएवी गिर जाएगी। चॉइस ऑफ बेंचमार्क डिपेंड्स ऑन फंड ऑब्जेक्टिव। और बेंचमार्क की जो चॉइस वो किस पर डिपेंड करती है कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, द एसेट्स क्लास इन विच इट इन्वेस्ट, और कौन सा एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट करना है। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ट्रैकिंग एरर मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न। ट्रैकिंग एरर रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। अब अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करना विद अप्रोप्रिएट इंडेक्स इज कॉल्ड इट्स बेंचमार्क। वो उसका बेंचमार्क कहलाता है कि मैं किसी की परफॉर्मेंस को कैसे जो है कंपेयर करता हूँ। द इंडेक्स यूज इज TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स, और प्राइस रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स यूज इज TRI और TRI नॉट PRI। तो बेंचमार्क जो मैं उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं उसका TRI देखूंगा, PRI नहीं देखूंगा, प्राइस रिटर्न इंडेक्स। फैक्ट शीट के बारे में बात करें तो फैक्ट शीट वॉलेंटियर डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय AMC ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे जो AMC डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट शीट बोलते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बाय AMC का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर द फंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस एंड डिटेल पोर्टफोलियो, जो क्या बताता है, पूरे फंड की ऑब्जेक्टिव बताता है, क्या उसका उद्देश्य है, उसका उसकी परफॉर्मेंस और क्या उसका डिटेल है, जो ये बताया जाता है फैक्ट शीट के अंदर। जनरली इट ऑल्सो प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड मार्केट अपडेटेड फंड मैनेजर्स व्यू। फंड मैनेजर व्यू के अकॉर्डिंग क्या इकोनॉमिक और मार्केट अपडेटेड, वो भी प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंड, प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंड। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंड। फंड के बारे में जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जानने वाली इन्फॉर्मेशन, वो सब इसमें दी जाती है। एक जो इक्विटी फंड होता है विद अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म या लोअर कैश लेवल, लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर एंड नॉट लार्ज साइज विल बी प्रेफर्ड। एक इक्विटी फंड
ठीक है, विद अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर लॉन्ग टर्म या लोअर कैश लेवल या लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नॉट अ लार्ज साइज विल बी प्रिफर्ड। तो इक्विटी फंड के अंदर क्या बात कर रहे हैं अपन, इक्विटी का प्रीफर किया जाता है कि जब आपका लॉन्ग टर्म का हो, लोअर कैश लेवल है, लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, और नॉट अ लार्ज साइज विल बी प्रिफर्ड। लार्ज कैप फंड्स आर रिलेटिवली लेस रिस्की। लार्ज कैप जो होता है वो कम रिस्की होता है टू मिड और स्मॉल के कंपैरिजन में लार्ज कैप जो होता है वो कम रिस्की होता है। थेमेटिक अगर सेक्टरल फंड्स की बात करूँ, ये कंसंट्रेटेड और थोड़ा रिस्की है। मस्ट बी चूजन टैक्टिकली, इनको चूज़ करना चाहिए टैक्टिकली। जब फंड डाउन हो जाए तब उसको चूज़ कर लेना चाहिए। अब इसमें बात करें तो हायर द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग, मतलब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ज़्यादा है। लोअर द एवरेज होल्डिंग पीरियड एंड एक्टिवली मैनेज रेगुलर लार्ज कैप मिड कैप फंड इज रिस्कियर देन अ पैसिव फंड्स। मतलब बात करूँ तो एक एक्टिवली मैनेज फंड जो होता है वो ज़्यादा रिस्कियर होता है एक पैसिव फंड के अंदर। पैसिव फंड कौन से होते हैं, इंडेक्स और ETF फंड। एक्टिवली मैनेज कौन से होता है, तो लार्ज कैप मिड कैप फंड्स होते हैं। मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड फंड, जो फंड डिविडेंड्स देते हैं, देट आर लेस रिस्की, वो कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स के कंपैरिजन में ये भी कम रिस्की है। हायर डिविडेंड यील्ड फंड्स अलाउ वैल्यू स्ट्रेटेजी कंसिडर टू बी लेस रिस्की। इन बुलिश मार्केट, जब कभी मार्केट बुलिश होता है तो ग्रोथ फंड्स आउट परफॉर्म, और बियरिश मार्केट में क्या होता है, वैल्यू फंड्स आउट परफॉर्म। गिरेगा तो वैल्यू फंड्स बढ़ते हैं, बढ़ेगा तो ग्रोथ फंड्स बढ़ते हैं। हायर द एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ डेट फंड ग्रेटर द इंटेंस रेट रिस्क ऑफ द फंड। मतलब हायर द एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ डेट फंड। तो अगर अगर हायर द एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ डेट फंड ग्रेटर द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ द फंड। हायर द एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन डेट फंड का जितना मैच्योरिटी हायर होगी या ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो अब बात करते हैं अपन एक्सपेंस रेशियो, मतलब खर्चे की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इज वन ऑफ द की पैरामीटर कंसिडर इन सेलेक्टिंग डेट फंड। तो डेट फंड को सेलेक्ट करने से पहले की पैरामीटर के अंदर एक्सपेंस रेशियो भी देखा जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ द डेट फंड इज टिपिकली इवेल्युएटेड फॉर पीरियड्स फॉर 3 months to 1 year। परफॉर्मेंस ऑफ डेट फंड की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ डेट फंड इज टिपिकली इवेल्युएट फॉर पीरियड्स फ्रॉम 3 months to 1 month। परफॉर्मेंस ऑफ डेट फंड इज टिपिकली इवेल्युएट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ डेट फंड, जो है डेट फंड की जो परफॉर्मेंस है दैट इज टिपिकली इवेल्युएटेड फॉर पीरियड्स फ्रॉम 3 months to 1 year। परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड जो कम से कम 3 से 1 साल तो रहना ही चाहिए। और परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो डिपेंड्स ऑन अलोकेशन टू एसेट्स क्लास एंड चेंजेस टू दिस अलोकेशन। हाइब्रिड फंड्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि अलोकेशन से एसेट्स क्लास या चेंज टू एलोकेशन हुआ है। तो चैप्टर नंबर 12 आपका लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है चैप्टर नंबर 12 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। अब म्यूचुअल फंड स्कीम जो होता है दैट इज सेलेक्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स नीड प्रेफरेंस एंड रिस्क प्रोफाइल। अगर अपन बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर की कैसे स्कीम अलॉट करनी चाहिए, तो उसकी नीड क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर डन यूजिंग रिस्क प्रोफाइल क्वेश्चन ऐड से उसका रिस्क प्रोफाइल जो है अपन उसको कर सकते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्कीम सिलेक्शन, इन्वेस्टर अलोकेशन, एज ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट ओरिजिन। बिल्ड द म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो यूजिंग कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्कीम सिलेक्शन, इन्वेस्टर लोकेशन कैसा है, एज ऑफ इन्वेस्टर कितनी है, इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन कितना, ये सब फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्ड द म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो यूजिंग कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। रिस्क लेवल इन म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क लेवल है उसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे। रिस्क हायरार्की ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय कैटेगरी। सबसे कम रिस्की है लिक्विड, देन डेट, देन हाइब्रिड और इक्विटी फंड्स, जो सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। रिस्क हायरार्की और डेट फंड के बारे में बात करें, रिस्क हायरार्की क्या रहेगा, तो ओवरनाइट फंड, देन लिक्विड फंड्स, देन अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन,
देन शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट, लो और शॉर्ट। मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग, देन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो है वो डेट फंड्स के अंदर ज़्यादा रिस्की होते हैं। रिस्क हायरार्की अगर इक्विटी फंड्स की बात करें तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की, देन मिड, मल्टी कैप एंड लार्ज, मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स। रिस्क हायरार्की ऑफ हाइब्रिड, आर्बिट्राज, देन इक्विटी सेविंग, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट्स एलोकेशन, बैलेंस हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड। एग्रेसिव हाइब्रिड्स के अंदर कि ज़्यादा मात्रा में इक्विटी रहती है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 12 भी समाप्त होता है। हमने अब तक 3 पार्ट में लगभग चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक सारा रिवीजन कर चुके हैं। आपको क्या करना है अब, आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाएं, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बेहतर लगेगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, चीज़ें आपकी रिवीजन होगी, जो आप गलत करेंगे उसको आप करेक्शन करके लाएंगे। एटलीस्ट मेरी बात माने तो आप 10 मॉक टेस्ट आप देख करके फिर एग्ज़ाम देने जाएँ। और एक बार ये एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वीडियो सीरीज़ को आप 2 या 3 बार आप देख कर, एक कम से कम एटलीस्ट एक बार आप देख करके जाएँ, है ना। आप चाहे तो इसको आप थोड़ी स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड में या 1.75x की स्पीड या 2 की स्पीड में, जिससे कि आपको ये एक स्पीड में आपको थोड़ा सा ये कवर अप हो जाए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।